नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत और रूस के बीच हुई बड़ी डील, 2030 तक आर्थिक समझौते पर बनी सहमति। डोनाल्ड ट्रंप को लगा जोरदार झटका। राहुल गांधी की पुतिन से मुलाकात विवाद पर विदेश मंत्रालय का करारा जवाब। कहा, निजी मुलाकातों का फैसला विदेशी प्रतिनिधिमंडल करता है। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा बवाल। ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। बोली, बंगाल में एनआरसी नहीं होगा लागू। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के संकट पर एक्शन में आए गृह मंत्री अमित शाह। एविएशन मिनिस्टर ने इंडिगो को लगाई फटकार। डीजीसीए ने वापस लिया आदेश। पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बने असीम मुनीर। राष्ट्रपति जरदारी ने जारी किया आदेश। अगले 5 साल तक तीनों सेनाओं पर रहेगा कंट्रोल। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज पुतिन के दौरे का दूसरा दिन रहा, जहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मीटिंग की। इसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुतिन ने अमेरिका को सीधा मैसेज दिया, ना तो रूस झुकेगा और ना ही रुकेगा। वो भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हमने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को लेकर किए गए कई समझौते किए हैं। $100 बिलियन का आंकड़ा व्यापार में 2030 तक जरूर पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगांव में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता पर प्रहार है और इसके लिए वैश्विक एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। आज पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस किस को क्या संदेश गया? देखिए, कुल मिलाकर के आज 19 करार हुए। ये समझौता बहुत ही वेरीड जगह से हुआ। इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो या फिर S-400 हो या फिर S-400 के प्रोडक्शन को हिंदुस्तान में किया जाएगा, Su-57 का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होगा। तमाम तरह के डिफेंस डील्स हुए हैं और बहुत सारी बातें बताई नहीं गई है, वो इसलिए भी क्योंकि उससे एक ग्लोबल रिएक्शन वो होता। लेकिन इशारा वहां है कि $100 बिलियन का टारगेट हम 2030 तक पूरा करेंगे। ये करार हुआ है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुने तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें 2030 तक इंतजार भी नहीं करना होगा। बहुत पहले ही ये $100 बिलियन का ट्रेड हम कर पाएंगे। साथ ही साथ पर्यटन के रास्ते खोले गए हैं। ई वीज़ा के बारे में बताया गया है कि आप 30 दिनों के लिए आप विजिट करने के लिए हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के लोग रूस जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई वीज़ा का व्यवस्था किया गया है, मतलब मेल के जरिए ही आपको वीज़ा मिल जाए। मतलब आप ये देखिए कि जिस तरह की दोस्ती का एक एग्जाम्पल भारत और रूस ने, एक कॉन्फिडेंस 2 देशों के बीच कितना ज़्यादा होता है, ये दर्शाया है। इससे पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। परेशान इस बात को लेकर के है कि ये मुलाकात ऐसे मौके पे हो रही है जब पूरी दुनिया की निगाह और खास करके ट्रंप इस बात की ओर ध्यान दे रहे होंगे कि इन दोनों ही देशों के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, टैरिफ का डर दिखा रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग अपने रिश्ते को आगे लेकर के जा रहे हैं। पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को आज भारत ने मैसेज दिया कि हिंदुस्तान अब न डरता है न झुकता है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रूप से, ऑटोनोमस तरीके से करने में सक्षम है। जी, सही कहा आपने। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान भी सामने आया जो राहुल गांधी को काफी चुभा होगा। पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री और सभी भारतीय सहयोगियों का रूसी प्रतिनिधिमंडल को दिए गए गर्मजोशी भरे और आतिथ्यपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं।
मैं प्रधानमंत्री मोदी का भी उनके निवास पर कल दिए गए डिनर के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यानी पुतिन की लिस्ट में राहुल गांधी कहीं नहीं थे, जबकि वो पुतिन से अपनी मुलाकात नहीं होने को लेकर मोदी सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा चुके हैं, जिसका जवाब आज विदेश मंत्रालय ने भी दिया। कहा कि सरकार का विदेशी नेताओं की मुलाकात में कोई दखल नहीं होता। MEA केवल सरकारी अधिकारियों और संस्थानों के साथ बैठकें आयोजित करता है। निजी मुलाकातों का निर्णय विदेशी प्रतिनिधिमंडल पर निर्भर करता है। राहुल गांधी की और फजीयत हो गई। देखिए, ये खामखा के अपने आप को जो है बेइज्जत करवाने में लगे हुए होते हैं। एक बात मैं कहूँगा, बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगी सारी बातें। भाई, पुतिन से आप मिलना चाह रहे हो, ये बातें तो आप तब नहीं करते हो जब इजराइल के प्रधानमंत्री आते हैं। नेतन्याहू से मिलने की इच्छा होती है, तब आपकी इच्छा नहीं होती है, तब तो आप भाग जाओगे क्योंकि आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो करना है। अब दिक्कत क्या है कि ये सारी चीज़ें उस स्तर पे तय होती है कि जहां जो विजिटिंग गेस्ट है वो किससे मिलना चाहता है, वो कितने समय के लिए है, जो हमारे काम है। ऑलरेडी रूस का वॉर चल रहा है, पुतिन साहब कहीं बाहर नहीं गए। ये पहला इस तरह का दौरा है कि जब किसी दूसरे देश में जाकर के बायलैटरल, हालांकि मल्टीलेटरल मीटिंग से वो जाते हैं, जैसे SCO की बैठक में गए या फिर G20 हो या कहीं और हो, उसमें वो चले जाते हैं, लेकिन 1 to 1 किसी देश के साथ बायलैटरल के लिए वो पहली बार निकले हैं। 30 घंटे का समय है और उसमें राहुल गांधी अपनी ही रोना रो रहे थे। क्या हमको मिलने नहीं दिया जाता? MEA को बताना चाहिए कि आप ये चाहते हो कि आप प्राइवेट विजिट पे जाओ कोलंबिया, आप प्राइवेट विजिट पे जाओ मलेशिया और वहाँ सरकार आपके लिए वहाँ सरकारी मीटिंग की व्यवस्था करे। ये पॉसिबल कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी को ही मालूम नहीं होता है कि आप कहाँ गए और सरकार से आप चाहते हो कि भाई आपको ऑफिशियली वहाँ पे जो है आपकी खातिरदारी हो, आपको जो है रहने और सारी चीज़ों का व्यवस्था मिले, एकदम बिल्कुल डिप्लोमेटिक जो है सारी सुविधाएं आपको मिले। ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। और वो इसलिए भी कि अब मैं देख रहा था कि टेलीविज़न चैनलों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पुतिन तो बड़े कमज़ोर लीडर हैं, रूस की इकोनॉमी खराब हो गई है, रूस का तो कोई वर्चस्व नहीं रहा। मतलब दोनों ही बातें आप कह रहे हो। पुतिन साहब हिंदुस्तान में हैं और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज कर रही है, बस इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो बड़े अच्छे रिश्ते रखते हैं, इसलिए आपने पुतिन साहब को भी गालियां देना शुरू कर दिया। तो इस मानसिकता से अगर आप ग्रसित हो तो ऐसे मेंटली, जिसको कह सकते हैं कि ग्रसित व्यक्ति को फिर तो किसी भी डिग्निटरी से मिलने नहीं देना चाहिए था। और अगर सरकार ये कह रही है कि ये तो पुतिन साहब ही मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे, तो फिर इनको कौन मुलाकात करवा सकता था? मतलब कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बेइज्जत करवाने में ही एक्सपर्टीज हो गई है। जी, और खबरों में अब बात बंगाल में SIR पर मचे बवाल की। 19 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है। इसके बाद बीजेपी मिशन बंगाल तेज करने वाली है, जिसकी शुरुआत 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे से होने वाली है। इस दौरे के दौरान वो नादिया में बड़ी रैली करेंगे, जिससे बौखलाई ममता बनर्जी ने फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग को धमकी दी है। मुर्शिदाबाद SIR विरोधी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी SIR के बहाने बंगाल में डिटेंशन कैंप खोलना चाहती है, जिसे वो किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में किसी भी सूरत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी फिर धमकी पर उतर आई। भाई, NRC कहाँ लागू हो रहा है? ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को बेवकूफ समझ लिया है। वो टोपी पहनाने में एक्सपर्ट हो। भाई, NRC की कोई बात हो रही है? कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपको इमेजिनेशन हो रहा है। आपको रात में जो है सपने आते हैं खराब खराब, अमित शाह के, प्रधानमंत्री मोदी का खौफनाक चेहरा नजर आता है आपको। आप सवेरे सवेरे उठती हैं और ये कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पे यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होने देंगे। डिटेंशन कैंप, अरे भाई डिटेंशन कैंप बनाना राज्य अधिकारी के पास है, यूपी में बन रहा है, रुकवा लोगे? भाई, डिटेंशन कैंप वहां बनाया जाता है जहां विदेशी इलीगल तरीके से होते हैं, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। हिंदुस्तान का कानून ये नहीं कहता है कि आप किसी विदेशी को कि वो गलत वीजा पे और उस पे आया हुआ है तो उसको आप जेल में सीधे डाल दें।
ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिटेंशन कैंप बनाया जाता है। आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे दिक्कत क्या है कि ये जो एसआईआर की वजह से जो नए नए आदेश आ रहे हैं, ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी में ये भेजा गया कि तमाम बीएलओस को बाकायदा चेतावनी दी गई है। ये जो खबर आई कि 2208 ऐसे बूथ हैं जहां न कोई मरा न कोई माइग्रेट किया, मैंने बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही वोटिंग लिस्ट आपने जो है तैयार कर लिया है और फॉर्म जमा भी कर दिया है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम इस तरह के जो गंदगी फैलाने वाले बीएलओज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सारे बीएलओज की हालत खराब है कि कौन सस्पेंड होगा कौन नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें अभी होने बाकी है। तो ये जो जब आदमी डरता है, जब लगता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने पहले भी आपके 5-6 लोगों को सस्पेंड करवाया, आप मना कर रही थी, आप कोर्ट चली गई, पता नहीं कौन कौन सा तिकड़म आपने अपनाया, अंततोगत्वा क्या हुआ? अंततोगत्वा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जिन जिन अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े किए सबको सस्पेंड करना पड़ा। अब मास लेवल पे जिस तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने वाला है। तो अब आपको राष्ट्रपति शासन दिख रहा है, तो आपको एनआरसी दिख रहा है। ये बेसिकली ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि स्थिति उनकी ठीक नहीं है, मुसलमान अलग हो रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को भटकाने के लिए ये एनआरसी का मुद्दा उन्होंने उठाया है। जी, और खबरों में आगे का रुख करते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स रद्द होने से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोग घंटों से एयरपोर्ट पर बैठकर फ्लाइट्स का इंतजार करते नजर आए, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिलेशन और डिले का सिलसिला आज भी जारी रहा और इस संकट को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आए। एविएशन मिनिस्टर ने इंडिगो को फटकार लगाई और आज इंडिगो की 700 से ज्यादा फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली हो, मुंबई, पटना या वाराणसी, जिन जिन एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स का ऑपरेशन से वहां हाहाकार मचा रहा, जिसके बाद डीजीसीए ने भी अपने आदेश को वापस ले लिया और सभी एयरलाइंस ने यहां पर राहत की सांस ली। डीजीसीए के इस कदम के बाद अब हवाई सेवा फिर से पहले की तरह बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, इंडिगो को लेकर जो जांच के आदेश दिए हैं वो क्या संकेत है? पहले तो इंडिगो वालों को पहले जेल में डालना चाहिए, क्रिमिनल केस लगा करके। आपने क्या समझ लिया, इस देश में आप कुछ भी कोहराम मचा देंगे और बिना न्याय के आप बच के निकल जाएंगे? हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को आपने उथल पुथल मचा दिया उनकी जिंदगी में। और जानकारी क्या आ रही है, कहानी क्या है, समझ लीजिए। सरकार ने एक नियम बनाया कि आप अपने पायलट्स को, अपने स्टाफ को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते। सारे लोगों ने मान लिया। इंडिगो वालों का पैतरा अलग, उनकी हेकड़ी अलग। उनको लगता है कि 70% जो है एविएशन के ऊपर हमारा कब्जा है, तो हम तो सरकार को ना कुछ नहीं दबा देंगे, सरकार को झुका देंगे। इस मंशा से ये तो खबर अब आ रही है, लोग बता रहे हैं कि देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार सब कुछ छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, सरकार घुटने पे आ जाएगी। इस मंशा के साथ इन लोगों ने अपने स्टाफ को रिलीफ देने के बजाय ये तरीका अपनाया। अब बवाल मचा तो इन लोगों ने कोई 3 दिन हो गए, आज माफीनामा आया है। जब अमित शाह नाराज हुए तो आज माफीनामा आया है। पकड़ पकड़ के जेल में डाली इन लोगों को। इंडिगो वाले वैसे भी बड़ी बदतमीजी करते हैं, वो अपने पैसेंजर के साथ इस तरह का बर्ताव करते जैसे वो कोई जो है नौकर हो उनका। कोई सिविलिटी नहीं है, कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कोई सभ्य किस्म का एयरलाइंस ये लोग चला रहे हैं। कभी किसी को पीट देंगे, कभी किसी को भगा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, सामान ऐसे तोड़ते हैं लोगों का और कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो आपने ये कालाबाजारी शुरू कर दिया। सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कैसे हो सकता है
कि दिल्ली से मुंबई का टिकट अचानक से 80,000 रुपए हो जाएंगे। इतने में तो रिटर्न टिकट मिल जाएगा लंदन का आने जाने का, और आप इस तरह की बदतमीजी करोगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आज एक लेसन लेना चाहिए इस सरकार को, और जो प्राइवेट कंपनियां सर्विस सेक्टर में इस तरह से जो ऑपरेट करती हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके ऊपर कड़े कानून लगा करके उसको बाध्य कीजिए। ये तमाशा जो है बहुत ज्यादा सिर के ऊपर चला गया, और हर व्यक्ति जो इससे परेशान हुआ है, ये मेंटल एंड इकोनॉमिक हैरेसमेंट का केस ठोके हर जगह पे, और उसके सीईओ के खिलाफ जिस जिस एयरपोर्ट पे जहां जहां जिस जिस शहर में दिक्कतें हुई है वहां केस ठोकिए आप लोग, कि सारी जिंदगी इसको कोर्ट कचहरी में घूमते घूमते ही परेशान हो जाए, तब यह समझ में आएगा। यह तमाशा चल रहा है देश के अंदर में, और सरकार से एक निवेदन है कि जिस हिसाब से यह पागलपन बिल्कुल इर्रेशनल तरीके से एयर टिकट्स के दाम जो है आसमान में चले जाते हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। यू मस्ट पुट अ लिमिट कि भाई दिल्ली मुंबई है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यह नहीं कि भाई किसी दिन मालूम चलता है कि अचानक से आपको जाने की इच्छा हो रही है 30,000, 35,000, 25,000, और दुनिया में एयरलाइंस ऑपरेट नहीं करती है क्या? तो ये तो सरकार को भी देखना होगा। और मैं आपको बता दूं, ये तमाम अधिकारी जो बैठे हुए हैं एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर, चुन चुन के इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कीजिए। इनके बैंक अकाउंट्स, इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है जरा खंगालिए, जरा ईडी वगैरह भेजिए। गंद मचा करके रखा हुआ इन लोगों ने, और इसलिए ये एक्शन लाजमी था, और मैं बहुत खुश हूं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन एक कैविएट है कि इन्वेस्टिगेशन त्वरित हो और कड़े तरीके से, और सारी चीजों को वो अपने दायरे में रख करके इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि अधिकारी भी, एयरलाइंस के लोग भी, ये सब के सब, ये जो नेटवर्क बना रखा है, ये सब धड़े जाएं और इनको तिहाड़ भेजा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और खबरों के आखिर में बात मुनीर की। आखिरकार पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने असीम मुनीर को आधिकारिक तौर पर देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया। अब वो अगले 5 साल तक COAS और CDF दोनों भूमिकाएं निभाएंगे। बीती रात राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने PM शहबाज शरीफ की सिफारिश के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। मुनीर अब आर्मी चीफ के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स के भी सर्विस सर्वा हो गए। अभी हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया था। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया गया, जिसके तहत पाक सेना पे CDF का पोस्ट बनाने का प्रावधान लाया गया। इस संशोधन के करीब 1 महीने बाद असीम मुनीर को CDF बनाया गया है। डॉक्टर साहब, अब मुनीर को जो ताकत मिली है उसका कितना असर? देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया। खुद इन लोगों ने दलदल बनाया और खुद उसमें जाकर के डूब गए। बनते ही क्या किया इसने? बनते ही इसने सीधे सीधे अफगानिस्तान को जो धमकी दी जा रही। अब आप इस बात को समझ लीजिए, आर्मी जनरल्स दे सर्वाइव ऑन वॉर, दे सर्वाइव ऑन क्राइसिस। वो हिंदुस्तान या अफगानिस्तान या ईरान या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि बॉर्डर पे या पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो जाए, जो होगा, और अचानक से वो सरकार को भी डिसॉल्व करेगा, सब कुछ डिसॉल्व करेगा और सब कुछ अपने हाथों में ले लेगा। ये दुनिया का पहला और अकेला एग्जाम्पल है जब आप संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक अपरेटस के इस्तेमाल से संविधान को बदल के अपने सिर के ऊपर एक हिटलर को बिठाया है। यह क्लासिक एग्जाम्पल है। दैट्स व्हाई पाकिस्तान को एक रोग स्टेट कहा जाता है। खत्म हो गया ये मुल्क। मुल्क तो था ही नहीं कभी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बाकी देशों के पास उसकी सुरक्षा के लिए आर्मी होती है। पाकिस्तान दुनिया का अलहदा मुल्क है कि जहां की आर्मी अपने सर्वाइव के लिए एक
टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर रखी है, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। ये उल्टा केस है और अब ये तो कंफर्म हो गया, ऐसे दलदल में फंसा है पाकिस्तान कि अभी हिंदुस्तानियों को अगले 3-4 साल तक बड़ा आनंद आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।